बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली इफ्तिखार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में एक कंप्लीट गाइड होगी। इस वीडियो के अंदर आपको एचईसी का ए टू जेड में हर चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपने ये पूरी वीडियो देखनी है अगर आप एचईसी का प्रोसेस करना चाहते हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ नवंबर 2020 में। तो ये वीडियो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ है। जो एचईसी की कोई फीस के अंदर अगर कोई चेंज हुआ है, कोई प्रोसीजर के अंदर अगर कोई चेंज हुआ है, कोई कोरियर वाली सर्विस के अंदर चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। और आप इस वीडियो से अपने एचईसी का कंप्लीट प्रोसेस बड़ा स्मूथली कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जब आप एचईसी का ई पोर्टल खोलते हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन आती है। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। CNIC नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है। वो मैं ज़ाहिर बात है वीडियो के अंदर तो नहीं लिख सकता, ठीक है। तो रीजन सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करके पासवर्ड दे के दोबारा यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए ना ये +92 यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट इस तरह से हो जाएगा। फिर आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे देनी है और सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी आईडी होगी, जीमेल की, याहू की, जो भी होगी, उस आईडी के ऊपर वो एक कोड सेंड करेंगे और उस कोड से वेरीफाई करेंगे कि क्या ये ईमेल एड्रेस ठीक था या नहीं था ठीक। जब आप उस ईमेल से वेरीफाई कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद दोबारा स्क्रीन के ऊपर आते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको होल्ड करवाऊंगा। अच्छा, जितनी देर में हमारी ईमेल एड्रेस के ऊपर वो पासवर्ड भेजते हैं या कोड भेजते हैं ना, उतनी देर में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये देखें जी, ये मेरा फेवरेट यूट्यूब का कंटेंट क्रिएटर है इरफान जनेजो, ठीक है। इसी की वजह से मैं यूट्यूब के ऊपर हुक डाउन हुआ था आज से 2 साल पहले। ओके, तो आपने करना क्या है, मेरे चैनल के ऊपर आपने यहाँ पे बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। जब बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका ये सिलेक्ट हुआ होगा पर्सनलाइज्ड। जब पर्सनलाइज सेलेक्ट हुआ होता है तो आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती है, ठीक है। तो आपने इसको पहले ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपने मेरे लिए फेवर करनी है, ओके। उतनी देर में जब हमारा वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये प्रोफाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, जिसको हमने 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें फिल करनी है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पर्सनल डिटेल के अंदर टाइटल सेलेक्ट करना है मिस्टर, या मतलब अगर आप फीमेल हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो फिर आपने अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम अगर आपका है वो लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। तो फिर यहाँ पे ये आपका फुल नेम डिस्प्ले करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे चेक करने के लिए है कि आपने कोई आपके नेम में गलती तो नहीं, मिस्टेक तो नहीं है। फिर आपने अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जेंडर जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। प्रोफाइल पिक्चर आपने चूज करनी है। यही प्रोफाइल पिक्चर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर प्रिंट होकर निकलेगी, जो आपने TCS वालों को देनी होगी, या अर्जेंट के लिए अगर करते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट होनी है, ठीक है जी। इसके बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे देनी है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, डोमिसाइल का प्रोविंस बताना है, डोमिसाइल की सिटी बतानी है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, रिलीजन बताना है, कंट्री ऑफ बर्थ बताना है, ये सारी चीज़ें दे दी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेशनल ID कार्ड की डिटेल देनी है, ठीक है। और फिर आप अपने फादर की आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अगर आपके फादर का नाम जो आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उनके CNIC के मुताबिक या अपने CNIC के मुताबिक, और अगर ये नाम आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिफरेंट था, तो फिर वो आपको आपकी एप्लीकेशन इसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, बल्कि वो आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म का मेरा ख्याल है मुखफ़फ़ DSIF फॉर्म है। वो फॉर्म आपने अपने अपने यूनिवर्सिटी से उसको अटेस्ट करवाना होगा और फिर वो HEC को भेजना होगा, फिर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके फादर के नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एज इट इज़ हो जाएगा। ऑक्यूपेशन यहाँ पे बताना है, प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लिया कि सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है जी। अलाइव, इसके बाद नेक्स्ट कर दिया जी। सेव एंड क्लोज अगर करेंगे हम तो फिर वो नेक्स्ट नहीं जाएगा, बल्कि वहीं से हमें प्रोफाइल से एग्जिट कर देगा सेव करने के बाद। अब इसके बाद सबसे दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर आपने अपना एड्रेस डालना है, ठीक है जी, और कंट्री, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें। फिर मेलिंग एड्रेस है, ये ईमेलिंग एड्रेस नहीं है। मेल का मतलब होता है डाक का जो एड्रेस है आपका, वो
सेम एज परमानेंट एड्रेस आप कर सकते हैं, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वही आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं आप। ओके, उसके बाद करंट एड्रेस डिटेल भी आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, करंट एड्रेस डिटेल अगर चेंज आप करेंगे तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कि वो अगर आप कोरियर के जरिए कर रहे हैं तो फिर क्या वो आपकी करंट एड्रेस के ऊपर कोरियर भेजेंगे, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। ठीक है जी, आगे कॉन्टैक्ट पे आ जाए। यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देनी है और सोशल कॉन्टैक्ट भी वो इवन मांग लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने सारी उन्हें दे दी HEC को। इसके बाद हम अगले फॉर्मेट पे अगले 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 पेज पे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि मैंने एजुकेशन की मेरी डिटेल सारी यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने का तरीका, वो तमाम डिग्रीज की तस्वीरें इसके ऊपर सारी डालनी पड़ेंगी और इस पे सारे मार्क्स वगैरह, ये बेसिकली मैं बताता जाता हूँ एक एक करके। ईयर ऑफ पासिंग बताना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या होता है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन लेवल बताना है, फिर उसके बाद प्रोग्राम टाइटल बताना है। अब मुझे पता है कि नीचे कमेंट्स आएंगे कि भाई आपने मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की क्यों डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये तो चाहिए ही नहीं होती, ये तो HEC करता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये मैंने बनाई हुई है पुरानी। ठीक है, पुरानी प्रोफाइल बनाई, उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें नहीं चाहिए होती। ओके, एनीवे, फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम टाइटल बताना है कि जी BCom किया था या MBA किया था, जो भी किया था। डिसिप्लिन बताना है, मैनेजमेंट साइंसेस। यूनिवर्सिटी बतानी है। अब देखिएगा कि मेरा जो BCom था वो प्राइवेट था, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एफिलेटेड कॉलेज था एक जेएलएम में, तो वो एफिलेटेड कॉलेज की वजह से मैं प्राइवेट था। लेकिन यूनिवर्सिटी उस कॉलेज का नाम यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का नाम लिखना है। जो भी आपकी डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम है, आपने वो नाम यहाँ पे लिखना है, इसके अलावा कोई नहीं लिखना। बाकी नंबर शंबर मेरे को अच्छे नहीं थे, तो ये डिटेल्स आपके सामने सारी आ जाएंगी। और इंडिविजुअली ये डिटेल किस तरह डालनी है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल MBA मास्टर्स 17 ईयर्स डिग्री मैंने सेलेक्ट किया है। क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि मैंने एक साल MBA पहले मार्केटिंग में करके ना, फिर मैंने MBA HR में भी किया था, तो इसलिए मैंने 17 साल लिखे यहाँ पे। लेकिन आपके अगर 16 साल है या 18 साल है तो अकॉर्डिंगली आपने लिख लेना है। ठीक है, स्टार्ट डेट जो है ये अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा तुक्का लगा होता है। फिर एंड डेट आपने लिखनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ग्रेडिंग सिस्टम लिखना है। अगर आपका CGPA वाला सिस्टम नहीं था, मार्क्स वाला सिस्टम था, फिर वो यहाँ पे आपने चेंज करना है। टोटल मार्क्स लिखने हैं और जो आपने ऑब्टेन किए हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी आपकी। अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट कौन सा था, जैसे मैंने अगेन बताया, जो आपकी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है आपने वही इंस्टीट्यूट का नाम, वही स्पेलिंग के अंदर अगर मिस्टेक होगी तो वो भी आपकी फिर स्क्रूटनी डिले हो जाती है। फिर प्रोग्राम टाइटल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम टाइटल ये देखिएगा, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैंकिंग एंड फाइनेंस का अलग है। ठीक है, और 1.5 ईयर का अलग है, HRM का अलग है। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं सेलेक्ट किया, मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया। ठीक है जी, और क्योंकि ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये मेरी डिग्री के ऊपर भी इस तरीके से यही नाम लिखा हुआ था। अगर मेरी डिग्री के ऊपर कोई और नाम लिखा होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि उस पर लिखा होता मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1.5 years आफ्टरनून। ठीक है, अगर ये लिखा होता तो फिर मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ता। और फिर उसके बाद कैंपस आपने सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट, और डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है, रेगुलर है या क्या है, सेशन टाइप सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने अपना एरिया ऑफ रिसर्च बताना है कि आपने रिसर्च किस चीज़ के अंदर की थी। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल डाल देनी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, सिंपल है, इस तरीके से डाल देनी है आपने। अच्छा, अब अगर आपकी ये सारी बाकी जो चीज़ें हैं ना, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपने अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन कर देना है। लेकिन पहले मैं आपको क्योंकि आपने तो प्रोफाइल अभी बनानी होगी ना, ठीक है, तो मैं आपको पहले अगली चीज़ें करवा देता हूँ, फिर उसके बाद अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन की तरफ लेके जाता हूँ। ओके, एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में आपने कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एक्सप्रेस एंट्री, अगर आप मतलब किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो के तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं तो और आप समझ रहे हैं कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, पब्लिकेशन के अंदर भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आपने कोई रिसर्च पेपर दिया हुआ है या कोई चीज़ इस तरह की पब्लिश्ड आपकी है तो वो आप यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब चूंकि हमारी कोई चीज़ पब्लिश्ड नहीं है, जो थीसिस वगैरह है वो पब्लिश्ड नहीं है, तो उसको फिर हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का भी ऐसा ही है। ओके, मैं क्विकली चलता हूँ। सर्टिफिकेशन, स्केल्स, एफिलिएशन, रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाली ऑप्शन है, इसको ज़रा गौर से देखना होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसकी तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर ऑलराइट, ये देखिएगा ज़रा, कॉपी ऑफ CNIC, बैक, फ्रंट, ठीक है, CNIC की फ्रंट और CNIC की बैक। अगर आपने दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? तमाम डिग्रीज की कॉपी ऑफ डिग्री और कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। कॉपी से मतलब ये ना समझना कि उसकी फोटो कॉपी करवा के तो उसकी तस्वीर डालनी है, नहीं। बेसिकली ये आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, जब आप उसकी तस्वीर लेते हैं या जब आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो तस्वीर आती है वो उस डिग्री की कॉपी होती है। तो ये मतलब ऐसे ओरिजिनल को ही तस्वीर खींच के या स्कैन करके आपने इस पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है, कॉपी करवा के उसको अपलोड नहीं करना। समझ आ रही? ओके, MBA की ट्रांसक्रिप्ट, MBA की डिग्री, BCom की डिग्री, BCom की ट्रांसक्रिप्ट, ICS की, और फिर ये मैंने तो मतलब मैट्रिक की भी अपलोड की हुई है, ठीक है। अब जब ये आपकी सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी तो आपने क्या करना है? अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन, ठीक है जी। अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक सेव्ड एप्लीकेशन है तो वो ये कह रहे हैं कि उस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लें। तो जब आपने अप्लाई करना है तो आपको ज़ाहिर बात है ये मैसेज नहीं आएगा और आपके लिए एक नई बनेगी, नई आपके लिए एप्लीकेशन आपने बनानी होगी, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को मैं देखता हूँ कि किसी तरीके से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ओके, समझ आ गई मुझे। ओके, ये मेरी एप्लीकेशन एक है। अब देखिएगा, ये जो डुप्लीकेट अटेस्टेशन है ना, ये हमने सेलेक्ट नहीं करना होता। अपडेट एंड अटेस्टेड डिग्री भी सिलेक्ट नहीं करना होता। बेशक आपकी डिग्री ऑलरेडी अटेस्टेड है, बेशक आपकी डिग्री अटेस्टेड थी, अब आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी है या आपने बिल्कुल फ्रेश अटेस्टेशन करवानी है, जो भी केस है आपने अटेस्टेड डिग्री ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक बात क्लियर होगी, इसमें आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए जी, सिलेक्ट डिग्री, बेसिकली ये आपकी 3 डिग्रीज हैं, 2 डिग्रीज हैं, तो आपने सिलेक्ट जो डिग्री करनी है, ज़ाहिर बात है पैसे आपको उसी के देने पड़ेंगे। तो ये है जी आपकी 2 डिग्रीज आ गई यहाँ पे। अब अगर मैं 2 सेलेक्ट करूँगा तो 2 हो जाएंगी सिलेक्ट, तो मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। ये 1 को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। अगर आपने दोनों डिग्री, ज़ाहिर बात है अगर आपने ECA के लिए करवानी है, एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, तो फिर उसके लिए आपको दोनों डिग्रीज का सील्ड इनवेलप लेना होगा, वो अच्छा वही होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ओरिजिनल अटेस्टेशन की फीस 1000 रुपये है। मैंने वीडियो बना दी, आई बटन के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, यहाँ है आई बटन या यहाँ है, तो जहाँ भी है HEC की फीस बढ़ी थी उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। 1000 रुपया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन है और 700 रुपया फोटोकॉपी की अटेस्टेशन है, ठीक हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी ऑलरेडी अटेस्टेड डिग्री होती है ना, उसके ऊपर स्टैंप नंबर जब आप डाल देते हैं तो यहाँ पे आपने पेजेस को 0 कर देना, जो आपकी ओरिजिनल डिग्री, अगर डिग्री आपकी ऑलरेडी अटेस्टेड है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। 2 केस हैं। एक पहला केस ये है कि आपकी डिग्रीज ऑलरेडी अटेस्टेड थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, लेकिन अभी आपने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अपनी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स को दोबारा से सील्ड एनवेलप में लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऑलरेडी ओरिजिनल्स अटेस्टेड है, उनकी बैक साइड के ऊपर स्टैंप्स लगी हुई हैं, तो फिर आपने यहाँ पे जहाँ लिखा है ना पेजेस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसको आपने 0 करना है, और पेजेस ऑफ फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स इसको आपने 1 करना है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये डिग्री को 1 किया हमने, ट्रांसक्रिप्ट को 1 किया, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट
की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें 2 फोटोकॉपीज़ चाहिए। अच्छा, अगर आप पहली दफ़ा अटेस्टेशन करवा रहे हैं तो आपने यहाँ पे 1 कर देना है और यहाँ पे भी 1 कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ओके, ये क्या एरर दे रहा है, 1 मिनट देखते हैं। You cannot provide number of pages for original document for degree document। अच्छा, ये मेरी ऑलरेडी अटेस्टेड है ना, तो वो इसलिए शायद कह रहा है कि जी दोबारा से आप अटेस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच HSC। अब देखो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यार हमारी तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है आपकी डिग्री या नहीं है। तो ये देखो आपके सामने ऑप्शन आया ना, ठीक है, आपने कोई ना कोई एप्लीकेशन के अंदर गलती की होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और अक्सर लोगों ने गलती ये की होती है कि वो शुरू में अटेस्ट या डिग्री सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि वो डुप्लीकेट या कोई और चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। और अच्छा, अब ये देखिएगा, बेसिकली अटेस्टेशन डिटेल हमने कर दी कि हमें कौन कौन से सफ़ों की अटेस्टेशन चाहिए। उसके बाद डिटेल्स की वेरिफिकेशन वो करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, एप्लीकेशन एक्चुअली पहले की बनी ना, हो सकता है मैंने किसी दोस्त को समझाने के लिए एप्लीकेशन बनाई हो। एनीवे, ये आगे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपने वेरीफाई करा लेनी है कि जी ये ठीक है या नहीं ठीक है। ओके, और फिर जब आप इस पर क्लिक करते हैं कि आपने ये डिग्री वाली करवानी है, तो फिर इसकी आ जाएगी आपके पास डिटेल। ठीक है, आपने ये डिटेल वेरीफाई करनी है कि जी ये सारी डिटेल ठीक है या नहीं ठीक। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर दिया। ओके, अब ये देखो ये क्वेश्चनर वापस आया। यहाँ पे जितने ये सवाल हैं इन सब का आंसर यस यस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे केस में सारे क्वेश्चंस का आंसर यस है। अगर आपके केस में कोई डिफरेंस है तो फिर आपने वो देखना। देखो, फादर नेम इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ ये सेम है CNIC पे और आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पे। तो यस है तो ठीक है, नहीं तो नो है तो नो करना पड़ेगा। इसमें आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अक्सर लोगों की स्क्रूटनी डिले हो जाती है, स्क्रूटनी उनकी 10-10 दिन 15-15 दिन होती रहती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होती मैनी टाइम्स। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, सम टाइम लोगों को समझ भी नहीं आता, इसलिए मैं क्विकली समझा देता हूँ। डिग्री टाइटल, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपकी डिग्री के ऊपर और ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सिमिलर है, और जो आपने यहाँ पे डिटेल दी है वो उससे सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, इन केस योर ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं की बल्कि आपके किसी जिस एफिलिएटेड कॉलेज से आपने डिग्री की थी वो उधर से आई है, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने उसको साइन कर दिया या नहीं किया। ठीक है, तो इसका आंसर करना है आपने, और फिर आपने ये कंफर्म करना है कि कोई इरेजिंग या कोई मिस प्रिंट नहीं है, कोई वर्ड या कोई अल्फ़ाबेट जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर कोई मिटा हुआ नहीं है। ठीक है, और डू यू हैव योर वैलिड ओरिजिनल CNIC और पासपोर्ट तो जो कोई बैरून मुल्क से आके पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, पाकिस्तानियों के लिए CNIC ज़रूरी है। और ओरिजिनल डिग्रीज आपके पास हैं जब आपकी अटेस्टेशन हो रही हो। तो बेसिकली अगर आपने कोरियर सेलेक्ट करना है तो कोरियर के लिए भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ भेजने पड़ेंगे, फीस नहीं उसकी देनी लेकिन साथ भेजने पड़ेंगे। HSC उसको देख के वेरीफाई करके फिर ही आपकी कॉपीज को सिलेक्ट करेगा। और अगर आपने अपॉइंटमेंट ली है, अगर आप अर्जेंट से करवा रहे हैं या नॉर्मल से करवा रहे हैं, तो फिर भी आपको ओरिजिनल अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे, वहाँ उन्हें शो करने पड़ेंगे। जब आप उन्हें शो करेंगे उसको देख के वेरीफाई करके वो आपको साइन करके देंगे। ओके, तो ये अब हमारी देखें पर्सनल डिटेल की ये सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जाके इनको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि यार ये सारी चीज़ें ठीक थी या नहीं थी। इसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। अब अंडरटेकिंग की बारी आ गई, लेकिन अंडरटेकिंग से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, सलूट है बॉस आपको, आप वाकई सीखना चाह रहे हैं कि HSC का प्रोसेस, और उम्मीद है कि जब आप इस प्रोसेस को कर रहे होंगे तो आपका ना स्क्रूटनी में कोई प्रॉब्लम आएगी ना किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, ये बेसिकली अब आ गया जी स्टैम्प पेपर, ये वो PMDC, इन चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, मोड ऑफ अटेस्टेशन, अब देखिएगा 2 आ रहे हैं, सेंड थ्रू कोरियर और अर्जेंट। ठीक है जी, तो सेंड थ्रू कोरियर अगर हम करें, क्योंकि मैं ना इसका फ़ैन हूँ सेंड थ्रू कोरियर का। अर्जेंट के ऊपर आपको फीस देनी पड़ती है, गालबन 5,000 रुपये फीस है उसकी एक्स्ट्रा।
वो देनी पड़ती है। और सेंड थ्रू कोरियर जो है इसमें आपको बहुत कम फीस देनी पड़ती है, 300-400 रुपये कोरियर वालों को देनी पड़ती है। और अर्जेंट जो है उसमें भी सारी बात है, आपने 2-3 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट लेनी है, बाकायदा वहाँ जाना है। अगर आप दूसरे शहर से हैं तो आपने ट्रैवल करके जाना है, तो कोरियर वालों को तो आपने अपने शहर में से दे देना है, और वो 10 दिन के अंदर आपकी डिग्री आपको वापस ला के दे देते हैं। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप कोरियर ही सिलेक्ट करें, बेशक अर्जेंट का ऑप्शन है। इतनी अर्जेंसी कोई भी नहीं होती है कि आप 10 दिन बिना वेट कर सकें। कई बंदों को मैं जानता हूँ जो जनाबे वाला 6 महीने से तो ईसीए की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ईसीए के लिए डॉक्यूमेंट्स मतलब अभी तक उन्होंने फाइल सबमिट नहीं की है, फीस वगैरह नहीं पे की है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं। सो इतनी इमरजेंसी कभी भी नहीं होती है। यहाँ पे ज़रा आपने देख लेना जी कि अब ये चेंजेस आ गए हैं। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, आई बटन में इधर या इधर उसका लिंक है, उस वीडियो के अंदर ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ये नया ऑप्शन है, इसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस ऑप्शन की वजह से मैं ये नई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट जिधर भी आप मौजूद हैं वहाँ का जो रेलेवेंट एचईसी का दफ्तर है, आपने वहां पे कोरियर भेजना है। पहले ये होता था कि आपने डॉक्यूमेंट सारे उठा के इस्लामाबाद भेजने होते थे, अब आपको इस्लामाबाद भेजने की जरूरत नहीं है अगर आपका रीजन कोई और है। अब हमने फैसलाबाद सेलेक्ट किया, ठीक है जी। और कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर आपने अपलोड करना है, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर आप कोई फीमेल हैं और आपकी शादी के बाद आपका सर नेम चेंज हो गया, लास्ट नेम चेंज हो गया, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो एफिडेविट, आपका सेम नेम एफिडेविट या मैरिज सर्टिफिकेट, ये चीज़ फिर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है अगर आपका नेम का कोई डिफरेंस है, ठीक है। और अगर आपको कोई स्टाम्प पेपर करने की ज़रूरत है, या फॉर एग्जांपल पीएमडीसी का डॉक्यूमेंट्स एमबीबीएस वालों के लिए, फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इंजीनियर्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई सप्लीमेंट्री फॉर्म है, या आप इवन, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप वेस्का एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मेरा एक सवाल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ओके, अब बेसिकली इसको जब मैं सबमिट कर दूंगा ना, तो सबमिट करने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट वेट करें। अच्छा, ये देखें जी, अभी मैंने एप्लीकेशन अपनी सबमिट की है और साथ ही मेरे पास टास्क आ गया, आई मीन विद इन अ सेकेंड। ओके, तो जब हम उस टास्क को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का हमने प्रिंट लेना होता है, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट हम किस तरह लेंगे, सारी बात है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उस दिन मुझे कोई बंदा बता रहा, बल्कि कई बंदे मुझे कह रहे कि यार ये ना इस पर क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो एक मिनट चेक करते हैं कि पॉपअप ब्लॉकर, ये चीज़ देखो यार, ये ना आपका ना पॉपअप ब्लॉक्ड का यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे ना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा। ये इसीलिए हर बंदे को प्रॉब्लम आती है। डन हो गया ना। उस दिन मुझे एक पर्सन के साथ मैं काफ़ी देर उनको समझाता रहा, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? पॉपअप ब्लॉक वाला सिस्टम नहीं ओके हो सका। तो ये देखिए आपके सामने ही मैंने एप्लीकेशन फॉर्म खोला है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ये मैंने कहा था ना प्रोफाइल पिक्चर आएगी यहाँ पे आगे, ठीक है। अब ये फीस पेएबल, अब ये देखो ओरिजिनल मेरी ऑलरेडी अटेस्टेड है, तो उसकी फीस यहाँ पे शामिल नहीं हुई। तो जो लोगों की ओरिजिनल डिग्री अटेस्टेड है और वो नहीं सही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे, उनको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। जब वो दोबारा देखेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। ओके, अब देखो कि 30 अक्टूबर को जी ये हमने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया। ये क्वेश्चनर हमारा आ गया सारा यहाँ पे, अली इफ्तिखार, सारी डिटेल्स आ गई, मेरी एजुकेशन की डिटेल्स आ गई। ये देखो, अच्छा सॉरी, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था जी कि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैट्रिक की और इंटर की डिटेल डालनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक ऑनवर्ड की डिटेल आपने डालनी है, सो ज़रूरी होती है। सॉरी,
ओके, अब ये देखिएगा, इसको जरा से रीड आउट दोबारा से कर लेते हैं। वैसे तो मैं अपनी वीडियो बना चुका हूँ ना, जो मैंने आई बटन में छोड़ी थी, अगर आपने नहीं देखी तो ये अभी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे ये बात है कि जी आपने जो फी की पेमेंट करनी है उसकी रसीद आपने, आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप कोरियर का चूज करते हैं ना, तो कोरियर वाला जो बंदा बैठा होता है वो उस रसीद को आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करता है। आप देखिएगा कि वो करेगा। और फिर ओरिजिनल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी साथ उसके रखनी है अपने एनवेलप के अंदर। सारी बात है, वो स्टेपल नहीं होगी क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कोई भी सेन आदमी स्टेपल नहीं करता। फिर उसके बाद आपने फोटो कॉपीज ऑफ डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। ये बेसिकली मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि ये जो फोटो कॉपीज आपने देनी है ना एचईसी के रिकॉर्ड के लिए, इसके लिए आपको फीस अदा करने की जरूरत नहीं है, ये अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एचईसी के रिकॉर्ड के लिए आपने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपीज का सेट एचईसी के लिए देना है। उसके ऊपर बेशक आप लिख दीजिएगा कि जी ये फॉर एचईसी रिकॉर्ड है, ठीक है। नंबर 4 पे है जी के सीएनआईसी की कॉपी, सीएनआईसी की फोटो कॉपी आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होगी। और ये मेरा ख्याल है कोई इस्लामिक एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अगर आपने इक्विवेलेंसी लेटर लेना है, उसकी अटेस्टेशन करवानी है, तो उसके वो आपने भेजना है। और ये फेलोशिप CPSP पता नहीं क्या होता है। In case application is being submitted by authorized person, the following documents are required। अब ये मैंने वीडियो बनाई थी, आई बटन में मैं दोबारा छोड़ता हूँ, कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं है वो बाहर रह के कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने तरीका बताया था जेरीज फेडेक्स का, लेकिन मैंने साथ ये रिकमेंड किया था कि आप जेरीज फेडेक्स को छोड़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें अपने भाई के पास यहाँ पाकिस्तान में, और वो बंदा आपके बिहाफ पे जाके आपकी अटेस्टेशन करवा लेगा। तो उन लोगों के लिए जरूरी पॉइंट है कि जब कोई थर्ड पार्टी अथोराइज्ड पर्सन जब आपकी तरफ से जा रहा है आपकी डिग्री अटेस्टेशन के लिए, तो उसको 2 चीजें चाहिए। अथॉरिटी लेटर चाहिए अटेस्टेड बाय ग्रेड 17 ऑफिसर, ठीक है, और कॉपी ऑफ CNIC ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब आपका जो भाई है उसकी भी CNIC की कॉपी चाहिए होगी। और जो आपने अथॉरिटी लेटर उसको ईमेल किया हुआ है, उस ईमेल का प्रिंट निकलवा के उसने वो किसी ग्रेड 17 के ऑफिसर से साइन करवाया हुआ होगा। मैक्सिमम फाइल साइज रीच्ड। ओके, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी HEC की। दोबारा से जो मैंने अपडेटेड इंफॉर्मेशन सारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। अब अगेन जो वेस का एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म है या जो सेस का एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म है, वो भी आपने इस एनवेलप में साथ ही भेज देना है। जहाँ पे ये सारी चीजें आप भेजेंगे, जहाँ पे आपने अपना CNIC की कॉपी भेजनी है, जहाँ पे आपने अपने ओरिजिनल्स भेजने हैं, जहाँ पे आपने फोटो कॉपीज भेजनी है, वहाँ पे आपने वो एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म भी भेज देना है। और इसके अलावा आपने एक एम्प्टी एनवेलप भी भेजना है, खाली एनवेलप, जिसके अंदर वो आपका सील्ड एनवेलप करके आपको वापस करेंगे। ये मैं कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से बात बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको भेजनी है, ठीक है। ये जनाबे वाला यहाँ पे आपने साइन कर देना है, यहाँ पे आपने साइन कर देना है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आपका वो जो कोरियर वाला बंदा होगा वो आपको एक रसीद दे देगा। उस रसीद के कमेंट्स के सेक्शन में आपने लिखना है कि प्लीज सील इट इन एन एनवेलप फॉर वेस या फॉर सेस, ठीक है। जब आप वो कमेंट्स में भी लिख देंगे ना, तो TCS वालों की बेसिकली ड्यूटी होती है सील्ड एनवेलप करवाना। HEC वाले इससे मुबर्रा हैं, वो किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में नहीं आएंगे, TCS वालों ने ही करना है। तो उनके कमेंट्स में आपने जरूर लिखवा देना है, ठीक है। जब आपके पास वो कोरियर की रसीद आ गई, तो आपने अपना मोबाइल खोलना है या घर आके लैपटॉप ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने अपलोड कोरियर रसीद के अंदर अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कोरियर की इंफॉर्मेशन लिखनी है, कोरियर नंबर, कोरियर कंपनी, कोरियर रसीद। थोड़ा सा इसमें देखते हैं कोई चेंजेस तो नहीं आए। TCS आ गया और फेडेक्स आ गया। अब ये देखो एक नई चीज आ गई है कि फेडेक्स भी जेरीज फेडेक्स होगा ना, वो तो हाँ सॉरी, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। पाकिस्तान में
TCS ही एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने कमेंट दे देना है, यहाँ पे भी आपने लिखना है जी कि सील्ड एनवेलप रिक्वायर्ड। सो बेसिकली सील्ड एनवेलप का आपने बार बार कहना है, अगर आपने बार बार ना कहा तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपने जाके जनाबे वाला सबमिट कर देना है। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो वो कहेगा कि भाई ये तो गलत तुमने सबमिट किया, तो ओके, ये सारी चीजें जो कि मिसिंग है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो ये था गाइस, ये था HEC का एप्लीकेशन का कंप्लीट तरीका A to Z। मेरे ख्याल में मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी की अटेस्टेशन भी इसमें डिस्कस कर ली, मैंने इसमें ऑलरेडी अटेस्टेड डिग्रीज भी उसका तरीका भी डिस्कस कर लिया, और एक फ्रेश बंदे के लिए HEC का प्रोसेस किस तरह होना है वो सारा तरीका भी इसमें मैंने डिस्कस कर लिया। कंप्लीट प्रोफाइल भी बनाई हमने, और एप्लीकेशन फॉर्म भी उसको स्टडी किया, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी हमने पढ़ी, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है HEC की के समराइज करने के लिए, कि उनकी फीसें भी बढ़ गई हैं, TCS की भी फीस बढ़ गई है, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, नहीं देखी तो जाके देखें। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, और फिर हमने डिस्कस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पोर्टल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं ना कि हाँ जी फलाने प्रॉब्लम हमारी हल नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स इसमें हल हो जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आसान थी, आपको समझ आई, और आप या आपका कोई भी दोस्त जब भी HEC के प्रोसेस से गुजर रहा होगा तो आप उसको इस वीडियो का लिंक ज़रूर देंगे। ये वीडियो नवंबर 2020 में मैंने बनाई है, और ये मेरे ख्याल में 2021 में एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आए HEC की तरफ से तो उसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो बना के उसकी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। कॉल टू एक्शन थोड़ा सा देना मजबूरी होती है ना, क्योंकि सारी बात है यूट्यूब से कमाई भी करनी है। ओके, तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं हूँ अली इफ्तिखार, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।